हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आपको पता है मैं फिलहाल सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स के लिए पीवाईक्यू डिस्कस कर रहा हूं, है ना। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें जो 2023 का शिफ्ट 2 मतलब जो 25 जून को एग्जाम हुआ था उसका पार्ट 3 है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया है। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 61 से आगे का होगा, ठीक है। काइंडली वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। अगर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो ये आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, कह रहा है द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन x इतना, मतलब ये जो फंक्शन x इक्वल्स दिया हुआ है √3y + 9, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए हम लोग y के, ये x के टर्म में लिखा हुआ y के टर्म में ले आएंगे इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए। क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते तो क्या होगा, x² इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा 3y + 9, क्या हो जाएगा 3y + 9, है ना। इसको लिख सकते हैं 3y इक्वल्स x² -9 लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स लिख सकते हैं x² / 3 - 9/3 मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कहीं पे दिया हुआ है, हाँ इसको ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स 1/3 x² - 3। दिस इज योर आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है, क्या कहता है, कहता विथ गुड एक्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्या है, गुड एक्स है, ठीक है, गुड एक्स है हमारा, और गुड वाई हमारे पास कौन सा है, वाई वर्टिकल एक्सिस पे मतलब वाई एक्सिस पे, ठीक है। कह रहा है यू शेप का इंडिफरेंस कर्व क्या इंडिकेट करता है। देखिए यू शेप का मतलब हमारे पास देखो कुछ कर्व इस प्रकार का है ना, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए ये सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व मतलब कैसा जा रहा है, सीधा सीधी अगर देखें तो सबसे पहले ऐसे जा रहा है। जनरल केस तो यही होता है। जनरल केस कब होता है ऐसा, अगर हमारा गुड एक्स और गुड वाई दोनों नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब गुड हो। देखो दो प्रकार के गुड यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, एक गुड्स हो गया गुड और एक हो गया बैड, ठीक है। गुड मतलब डिजायरेबल, बैड मतलब नॉट डिजायरेबल, है ना। तो जब गुड एक्स और गुड वाई दोनों डिजायरेबल हो मतलब दोनों अच्छे वस्तुएं हैं, गुड है, ठीक है, तो वैसे केस में ये चलता था, सिंपल इंडिफरेंस कर्व बनता था, तो जो कि हमारा सबसे पहले ऐसा ही बना है। फिर कह रहा है इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो जा रहा है मतलब अपर स्लोपिंग। तो अपर स्लोपिंग का क्या मतलब है, एक जो हमारा एक्स गुड है ना वो बैड है और वाई गुड जो है वो अच्छा है, मतलब एक्स अनडिजायरेबल है, वाई जो है वो डिजायरेबल है, ठीक है। तो जैसे ही बैड कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो गुड वस्तु है उसको बढ़ाना, जो डिजायरेबल गुड्स है उसका भी कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अपर स्लोपिंग बन जाएगा। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो एक्स और वाई दोनों नॉर्मल गुड्स थे, दोनों डिजायरेबल था, बाद में एक्स जो हो गया वो बैड हो गया और वाई जो अभी भी डिजायरेबल बना रहा, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन 3 देखिए, एक्स गुड देन बैड वाई गुड। एक्स जो है पहले गुड था फिर बैड हो गया और वाई जो हमेशा गुड का गुड बना रहा। अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ये कैसा बन जाएगा, यू शेप का इंडिफरेंस कर्व बन जाता है, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप HR वेरिएंट का बुक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन। देखो टेलर सीरीज एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन का एक मेथड है, सेकेंड ऑर्डर पूछा है तो पूरा टेलर सीरीज बता नहीं सकते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल्स log 1 - x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपल एक्सपेंशन होता क्या है, ये आंसर है, फिलहाल ये आंसर याद कर लो। टेलर सीरीज आपको आता होगा तो निकाल लीजिएगा, नहीं आता कमेंट कीजिएगा, मैं टेलर सीरीज का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है सपोज दैट इन अ गिवन कॉलेज a proportion of admitted student who complete their degree 0.7, मतलब 0.7 मतलब 70% जो स्टूडेंट है वो अपना डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीट देयर डिग्री फ्रॉम द रैंडम सैंपल ऑफ 20 सैंपल्स।
20 सैंपल थे, उससे एक्सपेक्टेड क्या है, मतलब कितने स्टूडेंट जो है वो कंप्लीट किए अपने डिग्री। तो भाई प्रोबेबिलिटी है 0.7, कितने स्टूडेंट है 20, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 14। ये 14 स्टूडेंट जो है 20 में से वो क्या किए हैं, अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई। क्या है, ये है dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई इक्वल 0। तो ये सेपरेबल वेरिएबल का केस है, इसको सेपरेट कर लीजिए। dx अपॉन एक्स इक्वल्स माइनस dy अपॉन वाई। ठीक है, मतलब इंटीग्रेट कर दी दोनों साइड, 1 अपॉन एक्स dx लिख सकते हैं इसको, इधर माइनस बाहर रखो, 1 अपॉन वाई dy लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा log x इक्वल्स माइनस बाहर रखें log y प्लस कांस्टेंट टर्म एक c लिख दिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y इक्वल कांस्टेंट टर्म c। इसको लिख सकते हैं ना log x इंटू वाई इक्वल कांस्टेंट c। ठीक है, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल लॉग को इधर ले आया तो e का पावर c बन जाएगा, उसको कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, एक्स वाई इक्वल स्मॉल c मान लिए। ठीक है, तो कहीं है ये आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 में, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द पॉसिबल इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब होता है भाई, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन का इक्वल टू 0 हो, जिस पॉइंट पर है ना, वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकलता है, मतलब ना तो मैक्सिमम ना तो मिनिमम, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं एफ डैश एक्स, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा 1 अपॉन 9 एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन 3 एक्स का 1, है ना। 3 से यहां 3 कट गया, ये यहां पे 3 आ गया, मतलब कितना आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3, ये एफ डैश एक्स आया। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर है तो 2x अपॉन 3 आ गया, माइनस एक्स है तो 1 अपॉन 3 हो गया, कांस्टेंट है वो 2/3 खत्म इक्वल 0, क्या बच गया 2x अपॉन 3 इक्वल्स 1 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे 3 3 कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल्स 1, मतलब x बराबर 1 अपॉन 2, ये हमारा आंसर होगा। x का वैल्यू जब 1 अपॉन 2 होगा, उस जगह पे यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द स्केलर्स डेल्टा 1 लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दैट आर अटैच्ड टू v एंड w टू यील्ड इतना। क्वेश्चन से ही क्लियर है, लैम्डा 1 इंटू कर देंगे 1 2 प्लस लैम्डा 2 इंटू कर देंगे 3 1 इक्वल्स कितना आना चाहिए 1 और 0। ठीक है, तो स्केलर लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो 1 इंटू लैम्डा 1 प्लस 3 इंटू लैम्डा 2 इक्वल्स 1, या फिर इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 बराबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा लैम्डा के साथ 2 को लेंगे, 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 1 बराबर 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल 0, या फिर लिख सकते हैं लैम्डा 2 इक्वल्स माइनस 2 लैम्डा 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा भाई 1 में पुट करने पे 1 क्या है लैम्डा 1 प्लस 3 इंटू लैम्डा 2 है माइनस 2 लैम्डा 1 इक्वल्स 1, तो क्या होगा लैम्डा 1 माइनस 6 लैम्डा 1 इक्वल्स 1, मतलब माइनस 5 लैम्डा 1 इक्वल्स 1, तो लैम्डा 1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन 5, तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, लैम्डा 2 इक्वल्स माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगा 2 अपॉन 5।
कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में है, लैम्डा 1 इक्वल्स -1/5 और लैम्डा 2 2/5। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सपोज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज 0.6, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन y इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन x। इसको निकालने के लिए r दिया हुआ 0.6, तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालना होगा, मतलब r² जो कि हो जाएगा 0.36। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 0.6 प्रोपोर्शन जो है वेरिएशन इन y जो है इट इज एक्सप्लेन्ड बाय x, या फिर 36% वेरिएशन इन y हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय x। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0.36। क्लियर है? चलिए ना 69 है, कह रहा है फॉर अ स्ट्रिक्टली कन्वेक्स, ठीक है, फंक्शन fx विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, नंबर 1 होगा लैम्डा इंटू fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2 शुड बी ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ठीक है, अगर सिंपली बोला था कन्वेक्स लिखता, वीक कन्वेक्स मतलब वीकली कन्वेक्स बोलता तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। ठीक है, बट सिंपली कन्वेक्स बोला है तो ग्रेटर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही, जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है वाई आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, है ना, ये है। कहता है लीनियर इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बट मे नॉट बी लीनियर इन पैरामीटर। बिल्कुल गलत है। कहता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल का अजम्पशन है, क्या है कि लीनियर पैरामीटर में लीनियर होना चाहिए। ठीक है, और नेसेसरी नहीं है कि वो लीनियर वेरिएबल्स में भी हो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है 70। कहता है ये जो हमारा इक्वेशन है वाई आई इक्वल्स बीटा 1 कैप प्लस बीटा 2 कैप एक्स आई प्लस यू आई कैप। यहाँ यू आई कैप क्या है? यू आई कैप होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को यू आई कहते हैं। क्या है? एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड वाई वैल्यू, इसी का डिफरेंस है। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई? कहता है यू आर गिवन द फॉलोइंग टू वेरिएबल एक्स वाई, एक्स बार है 2, वाई बार है 4.67, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स मतलब बी वाई एक्स दिया हुआ है कितना 1.50, है ना। कह रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट इन रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स का इंटरसेप्ट क्या होगा? जब वाई ऑन एक्स निकालते हैं तो वाई इक्वल्स ए प्लस बी एक्स का फॉर्म रहता है। ए को बोलते हैं इंटरसेप्ट टर्म, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो आपको पता होगा वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई बार इक्वल्स बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, क्या हो जाएगा? y माइनस 4.67 इक्वल्स बी वाई एक्स दिया है 1.50 इंटू एक्स माइनस 2.00 लिख दिया है ना। तो y माइनस 4.67 इक्वल्स 1.5 इंटू एक्स माइनस 1.50 इंटू 2 हो जाएगा 3। तो y इक्वल्स इधर चला गया तो 1.5x प्लस 1.67 बचेगा, क्योंकि 4.67 राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 3 हो गया। तो y इक्वल लिख सकते हैं 1.67 प्लस 1.5x, है ना। देखिए a के जगह पे क्या आया 1.67, तो 1.67 दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 नंबर है, क्या रहा है सपोज फॉर अ रैंडम सैंपल साइज ऑफ 10, n इक्वल्स कितना है 10 है। सैंपल कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 100, मतलब कोवेरियंस x y कितना दिया हुआ है 100 है। ठीक है, सैंपल वेरिएंस ऑफ x एंड y आर 25 एंड 400 रिस्पेक्टिवली, मतलब x का वेरिएंस दिया हुआ है 25, y का वेरिएंस दिया हुआ है 400। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में x क्या निकल जाएगा √25 मतलब 5 बचेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन में y क्या होगा √400 मतलब 20 बचेगा। ठीक है, तो क्या रहा है व्हाट इज द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है,
कोवेरियंस 100 है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 इंटू 20, मतलब ये भी 100, तो 1 आएगा आंसर 100 अपॉन 100, ऑप्शन 1 ठीक है। चलिए क्वेश्चन 74 कहता है कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन सी इक्वल्स इतना, सी इक्वल्स कितना दिया भाई 100 प्लस 0.8 वाई एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन कितना 50, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ आउटपुट द लेवल ऑफ अनप्लान्ड इन्वेंट्री वुड बी निगेटिव, है ना। देखो इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई को एग्रीगेट डिमांड होता है, तो इक्विलिब्रियम वाई को सी प्लस आई होता है ना। लिखे वाई इक्वल्स 100 प्लस 0.8 वाई प्लस 50, क्या हो जाएगा y माइनस 0.8 वाई इक्वल्स इतना हो गया 150, ठीक है। तो 0.2 वाई इक्वल्स 150, सॉरी 150, तो y इक्वल्स हो जाएगा 150 अपॉन 0.2, सॉल्व करेंगे 750 आएगा, है ना। तो देखो कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ आउटपुट द लेवल ऑफ अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज वुड बी निगेटिव। देखो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज निगेटिव तब होता है जब इक्विलिब्रियम लेवल से भी कम आउटपुट प्रोडक्शन होता है, मतलब 750 से कम भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज है वो निगेटिव है, और अनप्लान्ड इन्वेंट्री पॉजिटिव होगा जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट से भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव बोला है मतलब इक्विलिब्रियम लेवल से कम प्रोडक्शन, है ना। तो 750 से कम कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 4 में 740। तो 740 में क्या होगा कि जो अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज है वो निगेटिव होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर। ये तो सिंपल फॉर्मूला पूछा है ना। फिजिकल पॉलिसी मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, रेट ऑफ टैक्स हो गया टी, सी हो गया एमपीसी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला से था, डिस्कस करने की आवश्यकता हमें नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट है 76 द फॉलोइंग डेटा ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, सी इक्वल्स 300 प्लस 0.8 इंटू 1 माइनस टी वाई। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, मार्जिनल टैक्स रेट टी दिया हुआ है, ठीक है। आईएस कब बोला निकालने, तो आईएस कब सिंपली हम लोग क्या करते हैं y इक्वल सी प्लस आई प्लस जी कर देंगे, एग्रीगेट सब आईएस कर्व हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या है y इक्वल सी कितना है 300 प्लस 0.8 इंटू 1 माइनस टी कितना है 0.25 है, y प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है दिया हुआ 900 माइनस 550 आई प्लस गवर्नमेंट कितना है 800, ठीक है। तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा 300 900 800 जोड़ दीजिए 2000 हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस 0.8 इंटू 0.75 y माइनस 50 आई, या y इक्वल्स कितना हो जाएगा 2000 प्लस 0.6 होगा, मल्टीप्लाई करिए 0.8 इंटू 0.75, ठीक है, माइनस 50 आई, क्या हो जाएगा y माइनस 0.6 y इक्वल्स 2000 माइनस 50 आई, क्या बचेगा 0.4 y इक्वल्स 2000 माइनस 50 आई। तो y इक्वल्स कितना आएगा 2000 अपॉन 0.4 माइनस 50 अपॉन 0.4 आई, क्या कहीं 5000 है, y इक्वल्स 5000, हाँ दो जगह है माइनस में, ये आंसर 2 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए 5000 माइनस 125 आई होगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द करेंसी डिपॉजिट रेशियो ऑफ एन इकोनॉमी 0.2, करेंसी डिपॉजिट मतलब सी है 0.2 दिया हुआ है, एंड रिजर्व डिपॉजिट रेट इज 0.1, आर दिया हुआ है कितना 0.1 एट प्रेजेंट। व्हाट हैपेंड टू द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफ करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, जो करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो हो जाता है कितना 0.4। देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, होता है C प्लस आई अपॉन C प्लस आर, ठीक है। तो पहले शुरुआत वाला निकाल के देखते हैं,
0.2 प्लस 1 अपॉन 0.2 प्लस 0.1 हो गया 1.2 अपॉन 0.3, मतलब आ जाएगा 4। ठीक है, तो पहले शुरुआत में 4 था। ठीक है, ऑप्शन में एक ही जगह है, मनी मल्टीप्लाई फॉल फ्रॉम 4 to 28, है ना। तो आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। अब नया मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, सी कितना हो गया 0.4, तो 0.4 प्लस 1 बटा 0.4 प्लस 0.1, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो इसका वैल्यू हो जाए, इधर लिख दे रहे हैं 1.4 अपॉन 0.5। ठीक है, तो ये 2.8 आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मनी मल्टीप्लाई फॉल फ्रॉम 4 to 2.8। क्लियर है। चलिए 78 नंबर है, कहता है व्हाट इज द आरबीआई टारगेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द पीरियड 2021 से 26। ये तो बड़ा सिंपल है, 4 नंबर ऑप्शन होगा, 4 प्लस माइनस 2%, है ना, मतलब मैक्सिमम 6% तक जाने देना है, मिनिमम में 2% तक रहने देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एज पर द मार्शल लर्नर कंडीशन। ये मार्शल लर्नर कंडीशन से पूछा हुआ है, मेरा वीडियो ऑलरेडी इसके यूट्यूब में है इसका, है ना, आप देख सकते हैं। ये कहता है कि ट्रेड बैलेंस टू इंप्रूव, कहता है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव तब होगा जब एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी का सम ग्रेटर देन 1 हो, है ना। सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है और एक क्वेश्चन अभी। 80 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेटमेंट 1 दिया हुआ, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एंजल कर्व अपर स्लोपिंग, बिल्कुल गलत है। इंफीरियर गुड्स में तो निगेटिव स्लोप होगा ना एंजल कर्व का। ठीक है, क्योंकि एंजल कर्व रिलेशन दिखाता है इनकम और क्वांटिटी के बीच में, तो इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या होगा, इनकम बढ़ने से इसका डिमांड घटता है, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स एंजल कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी गलत है। नॉर्मल गुड्स में अपर स्लोपिंग होगा, इनकम बढ़ने से इसका डिमांड बढ़ता है, वो नॉर्मल गुड्स होता है। तो बोथ दी स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया डिस्कस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो क्वेश्चन बचे उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपका सारा चीज क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।